प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आज हम सब मिलकर के संस्कृत या हिंदी व्याकरण के सबसे सरल टॉपिक, सबसे सरल विषय यानी संधि को पढ़ने जा रहे हैं। और पता है संधि इतनी सरल है जैसे एक ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ना सरल है ना। जैसे आपको पता होता है ट्रैक्टर का पीछे वाला हिस्सा और ट्रॉली या थ्रेसर या और अन्य मशीन का आगे वाला हिस्सा जोड़ता है, ऐसे ही तो संधि है। दो शब्दों के अक्षरों को जोड़ना ही संधि है, यानी पहले शब्द का पीछे का हिस्सा और दूसरे शब्द का आगे का हिस्सा। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं विद्याधन आलय, तो विद्या में पीछे का हिस्सा और आलय का आगे का हिस्सा, इन दो को पहचानने के बाद शब्दों को जोड़ना है। तो इतनी सरल है संधि, बस थोड़े से कुछ नियम समझने हैं और आपको लगेगा संधि बहुत सरल है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप 12th या 10th आदि के बाद कोई एग्जाम दोगे SI का, IAS का, या जिसमें हिंदी या संस्कृत पूछी जाएगी, उन एग्जाम्स में आपको संधि के 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं और 1 नंबर से मेरिट चूक सकती है। इसलिए संधि बहुत सरल टॉपिक, इसे समझ लें, इसी से आप अपठित गद्यांश का मतलब भी समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संधि है क्या? तो सबसे पहले तो हम संधि की परिभाषा देखते हैं। क्या है संधि की परिभाषा? तो संधि यानी दो शब्द बताए इन्होंने। कितने शब्द? 2 शब्दों के या फिर एक ही शब्द हो, 2 शब्द हो या एक ही शब्द के 2 वर्णों के मेल या विकार को, यह व्यवधान रहित सामीप्य को संधि कहा। आपको हो सकता है ये बात थोड़ी सी कठिन लगे, पर यूं समझ लो इसको कि 2 शब्द हैं और वो दोनों के दोनों ये एक ही शब्द है। जैसे मैंने बोला विद्या और आलय, ये 2 शब्द हो गए। शब्द जैसे नयन, आपको एक ही शब्द दिख रहा है पर इसमें भी 2 वर्ण है, 2 शब्दों से मिलकर ये नया एक शब्द बना हुआ है। तो 2 शब्द या फिर एक ही शब्द के 2 वर्णों के मेल, 2 वर्णों का मिल जाना, या फिर विकार को, या कैसे विकार को, कैसे मेल को, व्यवधान रहित सामीप्य को। जैसे उदाहरण से समझते हैं, मैंने बोला विद्या, ठीक है, और सामने शब्द था आलय। अब इन दोनों को मिलाइए, इन दोनों को मिलाना है तो कहा इन दोनों को पास पास लाइए। जो लिखा ना सामीप्य, इनको समीप लाइए। समीप लाएंगे तो ये और ये मिलेगा। इन्होंने कहा ना 2 शब्दों के, एक ही शब्द के वर्णों के मेल को, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? केवल मतलब हमें विद्या के आ से, विद्या के आ से, जैसे हमने लिखा विद्या, तो विद्या के अंत में आ है, और दूसरा शब्द हमने जो लिखा था ना आलय, उस आलय के प्रारंभ में आ है। तो संधि करते समय पहले शब्द के अंत के वर्ण से मतलब है और दूसरे शब्द के शुरू के वर्ण से मतलब है, बाकी किसी और से मतलब नहीं होता है। अब इन दोनों को आप मिलाओ और जिस नियम के आधार पर हम इसे मिलाएंगे वही संधि कहलाती है। संधि कोई नई चीज नहीं है, इतनी सरल है संधि। अब संधि कितने प्रकार की, कैसे क्या है, ये हम और समझ लेते हैं। तो संधि है 3 प्रकार की। मैंने पहले ही आपको बता दिया, ट्रैक्टर और ट्राली वाला सिस्टम है। जैसे विद्या आलय ये लिखा हुआ है। एक और उदाहरण जैसे बताया गया है, कवि, कवि के अंत में आपको भले ही वी दिख रहा हो पर कवि के अंत में है ई छोटी, और दूसरी तरफ ईस शब्द लिखा है, उसके प्रारंभ में है ईस का ई, बड़ी ई है उसके प्रारंभ में, ठीक है। अब ई और ई मिलेंगे तो एक बराबर बड़ी ई बन जाएगी, तो ये कवि शब्द बन जाता है। तो इसके अब आपको अंत में क्या है, कभी इसके अंत में क्या है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि राम, इस राम के अंत में क्या है, ये लिखा मैंने राम, इस राम के अंत में क्या है, तो राम के अंत में मां बताएं, तो कुछ लोग इसके अंत में बताएंगे कि आ है। तो संधि समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास का मतलब है कि राम शब्द में कितने वर्ण हैं। तो राम शब्द में आधा रा, धन बड़ा आ, धन छोटा, आधा मां, धन आ, इस प्रकार से राम शब्द में 4 वर्ण हैं। यही वर्ण विन्यास कहलाता है। और जब ये समझ में आएगा तभी आपको ट्रैक्टर ट्राली मिलाना या फिर संधि आएगी। इसके बिना आप संधि नहीं सीख सकते। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कमल, कमेंट में आप बताइएगा कमल शब्द में कितने वर्ण हैं। एक मैं उदाहरण से बता देता हूं, का जो है उसमें आधा का और आ बराबर छोटा का, छोटा आ और आधा का बराबर का। तो इस प्रकार से आप कमल में बताइएगा। फिर एक और क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा आश्वासन, आश्वासन में कितने वर्ण हैं ये बताइएगा। आश्वासन के साथ साथ मैंने यहां लिख देता हूं आशीर्वाद, आशीर्वाद, आश्वासन, आश्वासन,
या फिर मैंने लिखा क्रम, इसमें कितने वर्ण हैं, आप ये बताओगे तभी आपको संधि समझ में आने वाली है, नहीं तो थोड़ी सी कठिनाई जाएगी। अब मैं आपको बता दूं संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि और नंबर 3 है विसर्ग संधि। अब जैसे स्वर संधि का मतलब क्या है, तो 2 वर्ण स्वर वर्णों की अत्यंत सामीप्यता के कारण प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहा। आप यूं मत समझिए, आपको मैं तो स्वर संधि व्यंजन संधि का सरल सा अंतर बता देता हूं। जैसे 2 शब्द हैं, जैसे हमने लिखा है यहां पर राम, राम के अंत में क्या है आ, और दूसरा लिखा हमने आगत, तो आगत के प्रारंभ में क्या है आ। अब दोनों तरफ मतलब पहले शब्द के अंत में भी और दूसरे शब्द के शुरू में भी यदि स्वर रहे तो स्वर संधि, और यदि पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो, ये लिखा हमने का हलंत लगाया, इसका मतलब इसके अंत में है का, अर्थात अंत में व्यंजन है, और दूसरी तरफ या तो स्वर हो या व्यंजन हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो होगी व्यंजन संधि। यानी दोनों तरफ स्वर तो स्वर संधि, परंतु एक तरफ व्यंजन और दूसरी तरफ कुछ भी है तो व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि अर्थात पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कुछ भी हो, स्वर हो या व्यंजन हो, तो वहां विसर्ग संधि होगी। उदाहरण के लिए अब मैं आपको स्वर संधि बता रहा हूं। स्वर संधि कहती है दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, यानी अंत में भी और शुरू में भी। पर स्वर तो भैया 9 है, तो ये सिस्टम कैसे बनेगा? 9 स्वर हैं और 9 स्वरों में इन्होंने कह दिया कि स्वर संधि है। अब कौन सी स्वर संधि? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं ये बताया, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि भी एक संधि है। मूलतः 5 हैं, कई कई जगह 6 मिलते हैं। तो ये संधियां के नाम हैं क्योंकि 9 स्वर हैं। मान लो पहले शब्द के अंत में क्या है? आ है, विद्या धन आल है, विद्या के अंत में भी आ है और दूसरी तरफ भी आ है, तो यहां पर तो एक नियम लग जाएगा कि दोनों तरफ आ हो, एक नियम ये हो जाएगा। अब दूसरा जो उदाहरण लिखा विद्याधन उपकार, तो एक विद्या के अंत में आ है, दूसरी तरफ ऊ है, दोनों तरफ अलग अलग स्वर हो गए आ और ऊ, तो नियम अलग लगेगा। इस अपेक्षा से संधि में कौन से स्वर होंगे, दूसरी तरफ कौन सा स्वर होगा, तो इस अपेक्षा से संधि के कई भेद हो जाते हैं। तो पहले हम लोग दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि में क्या उदाहरण है, क्या है? तो सबसे पहले दीर्घ संधि में लिखा है प्रथम से संधि, संधि फिर स्वर संधि, उसमें भी पहली संधि का नाम है दीर्घ संधि। तो हम लोग दीर्घ संधि पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, कि अकः सवर्णे दीर्घः, यानी अकः मतलब क्या है, सवर्ण मतलब क्या है, यहां ड़ा समझें, और दीर्घ ये इसकी संस्कृत की परिभाषा। तो पहले तो मैं बता दूं अकः, अकः का मतलब है आ, ई, ऊ और री, और री। इसका उपयोग बिल्कुल नहीं होता, ना के बराबर होता है, तो आप इन 4 को याद रखिएगा। अकः मतलब आ, ई, ऊ और री। तो कोई भी संधि होगी उसमें आपको 3 स्टेप, 3 चरण को सामना करना पड़ेगा। तो कोई भी संधि के कितने चरण होंगे? 3 चरण होंगे। अब हम लोग चूंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर संधि में हमें स्वरों का पता होना चाहिए। तो संस्कृत में मूलतः या हिंदी में भी मूलतः 9 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? आ, दूसरा ई, बड़ी ई कुछ भी मानो, और तीसरा ऊ, री, ली, ली, इस प्रकार से ये 9 स्वर हैं। अब कोई भी संधि करें उसके 3 चरण होंगे, ये मैंने बता दिया। कौन कौन से वो 3 चरण होंगे? तो पहला उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिखा पुस्तक धन आलय, तो पहला चरण ये होगा कि पुस्तक के अंत में क्या है ये देखो। फिर दूसरा चरण होगा पुस्तक के शुरू में क्या है ये देखो। फिर ये देखो आ, इसके अंत में है आ और इसके प्रारंभ में है बड़ा आ। अब इन दोनों को मिला के, ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप। अब इन दोनों को मिला के क्या बनाना है, ये तीसरा स्टेप होगा। कई बार तीसरा स्टेप ये भी हो सकता है कि इसको बदल के कुछ नया करना है या इसको बदल के कुछ नया करना है। मतलब पहला स्टेप सब जगह सेम होगा सभी संधियों में कि पहले के शब्द के अंत में क्या है, दूसरा स्टेप होगा दूसरे के प्रारंभ में क्या है, तीसरा स्टेप तो यही होगा कि पहले के अंत का शब्द को बदल के वर्ण को क्या करना है या दूसरे के प्रारंभ के वर्ण को बदल के क्या बनाना है। तीसरा स्टेप इस तरीके से होगा, 3 में चलेगा। तीसरा स्टेप 3 तरीके से होगा कि पहले और दूसरे को मिला के क्या बनाना है या फिर इसको बदल के क्या बनाना है या इसको बदल के क्या बनाना है। इस प्रकार से संधि हुई। जैसे सुधन उक्ति, दोनों तरफ सु के अंत में भी हूं, उक्ति के प्रारंभ में भी हूं, दोनों को मिलाकर
बड़ा ऊ बन जाएगा, सूक्ति बन जाएगा। नदी धनीश विद्यार्थी धनीश। चूंकि हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, अब हम दीर्घ संधि के नियम पढ़ते हैं। पहले तो हम नियम में मैंने पहले ही बताया था, इसकी परिभाषा क्या है, अकह सवर्णे और दीर्घ। पहला स्टेप कहता है इसका कि अक हो। अक मतलब आ, ई, ऊ और री। अब ये बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, बड़ा आ, यहां पर बड़ी ई, यहां पर बड़ा ऊ और यहां पर ये बड़ी री, ये हो सकती है। ये इसका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप कहता है, मतलब पहले शब्द के अंत में इनमें से कोई एक हो, या तो आ हो, वो बड़ा हो छोटा हो उससे दिक्कत नहीं है, या ई हो या ऊ हो या फिर री हो। धन दूसरी तरफ, ये धन का चिन्ह लगा दिया। धन दूसरा स्टेप यानी दूसरी तरफ कहता है, दूसरी तरफ का पहला शब्द शुरू का अक्षर लेना है। तो दूसरी तरफ के शुरू में कह रहे हैं क्या होना चाहिए, तो कह रहा है सवर्ण अर्थात समान वर्ण। यानी पहले के अंत में मान लो आ है, क्या है, आ है, तो ये कहता है दूसरी तरफ भी सवर्ण अर्थात समान वर्ण आ ही हो तो दीर्घ संधि करना है। अगर मान लो दूसरी तरफ इस तरफ आ और इस तरफ ऊ आ जाए, उपकार आ जाए, पुस्तक धन उपकार, तो फिर दीर्घ संधि नहीं होगी। क्योंकि दीर्घ संधि क्या कहती है, पहले के अंत में अक हो, दूसरी तरफ सवर्ण हो। ऐसा होने पर फिर तीसरा स्टेप है इसका दीर्घ। आपको दीर्घ संधि करना है, अर्थात तीसरा स्टेप लगा देना है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, जब ऐसा हो इस तरफ भी छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, इसका याद रखना, पहले शब्द के अंत में आ छोटा हो चाहे बड़ा, इससे दिक्कत नहीं, पर हो ना आ चाहिए, या फिर ई होना चाहिए या ऊ होना चाहिए, या री, बड़े छोटे हो इससे दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ समान होंगे तो इन दोनों को मिलाकर के बड़ा आ बन जाएगा। अगर दोनों तरफ ई है, मान लो पहले के अंत में ई है, तो दूसरी तरफ आ नहीं चलेगा, सवर्ण ही चाहिए। सवर्ण का मतलब है, मान लो सू के नदी के अंत में ई है तो इस तरफ भी ई ही चाहिए, सूक्ति के अंत में ऊ है तो इस तरफ भी ऊ ही चाहिए। इन चार के अलावा मान लो पहले शब्द के अंत में ए आ गया तो दीर्घ संधि नहीं होगी, या फिर ऊ औ की मात्रा आ गई तो भी दीर्घ संधि नहीं होगी। दीर्घ संधि कब होगी, जब शब्द के अंत में या तो क्या हो, आ हो, ये बड़ा छोटा कुछ भी चलेगा, या ई हो या ऊ हो या ये री हो, री की बड़ी ऐसी लिखी जाती है, ये कुछ भी हो। तो ये पहला स्टेप है। दूसरी तरफ कह रहे हैं इस तरफ भी समान आ ही होना चाहिए। अगर इस तरफ ई है तो इस तरफ भी ई होना चाहिए, इस तरफ ऊ है तो इस तरफ भी ऊ ही होना चाहिए। इस प्रकार से दो स्टेप हो गए। ऐसा होने पर तीसरा स्टेप कहता है, तीसरा स्टेप मैं आपको यहां लिख के बता रहा हूं। तीसरा स्टेप कहता है कि दोनों को मिलाकर के एक बड़ा आ बना दो, इन दोनों को मिलाकर के एक बड़ी ई बना दो। इन इस तरफ भी ऊ है तो इस ऊ या बड़े ऊ को मिलाकर भी बड़ा ऊ बना दो। री ऋषि और री ऋषि को मिलाकर के बड़ा री बना दो। अब बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर के ही बड़ा आ बनेंगे। जैसे विद्या के अंत में भी बड़ा आ है और विद्या के अंत में बड़ा आ है, शुरू में छोटा आ है, अर्थी के ये आलय लिखता तो भी बड़ा आ ही होता है यहां पर। तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बनेंगे, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के भी बड़ा ऊ बनेंगे, छोटा ऊ, लघु ई लघु ऊ मिलकर तो दीर्घ ही बनेंगे। बड़ा मतलब दीर्घ, छोटा मतलब लघु। तो पुस्तक के अंत में लघु आ है और आलय के प्रारंभ में दीर्घ आ है। दोनों को मिलाएंगे तो पुस्तक का हमने अंत का जो आ है उसको ले लिया तो एक का आधा बचा, और आलय का आ ले लिया तो एक क्या बचा, लय बचा। अब इसका आ जो लिया था छोटा और आलय का आ लिया था, इन दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा, बड़ा आ। अब ये बड़ा आ वापस करो, कर दिया। अब इस पूरे को मिलाओ तो क्या बनेगा, पुस्तकालय। ये जैसे आ के साथ है ऐसे ही ऊ के साथ देखते हैं। जैसे हमने लगा सूक्ति का ऊ ले लिया तो इससे अकेला बचा, उक्ति का भी ऊ ले लिया तो ये क्या बचा, ती बचा। अब ऊ धन ऊ बराबर बना बड़ा ऊ। मान लो यहां बड़ा ऊ होता तो भी अपन बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ बनते। अब इसको वापस करो, ये वापस किया, बराबर बनाओ, क्या बना, ये सूक्ति बना। इस प्रकार से दीर्घ संधि इतनी सरल है। कल हम लोग गुण संधि 5 मिनट में देख लेंगे। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आया कि नहीं आया, और नए उदाहरण अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिए। आगे कल मिलेंगे पुनः। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।